नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एटा के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत। तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हम लोग पिछले 28 वर्षों में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको सोल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 चीज़ कवर कर लिया था, वो है बायोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री और आपको फिजिक्स। तो ये तीनों का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 67th बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करके अवेलेबल है, आप वहां जाके उसे वॉच कर सकते हैं अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो चलिए सोल्व करते हैं हम भारत का भूगोल के प्रश्नों को। एक चीज़ फिर मैं बता दूं आपको कि क्या होता है इंपॉर्टेंस इसका सोल्व करने का। क्वेश्चन देखिए, सोल्व करते हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने से एक तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़ आपको पता चलती है उसकी डिफ़िकल्टीज लेवल क्या है, यानी कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तीसरी चीज़, अगर क्वेश्चन हूबहू जैसा कि बीपीएससी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रेंड रहा है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा के हूबहू डाल देने का, अगर उस केस में क्वेश्चन डाला जाता है तो उस केस में आपको बिना समय गवाए आप डायरेक्ट करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग पिछले 28 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे को देख रहे हैं। तो ये 66वीं बीपीएससी तक जो कि लेटेस्ट अपडेट है, अब आप जो देंगे वो 67वीं बीपीएससी होगी। तो 66वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन भारत के भूगोल से होंगे या कोई अन्य सब्जेक्ट से होंगे उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एग्जामिनेशन देने से पहले, एग्ज़ाम देने यानी अगर एग्ज़ाम की डेट की बात करूं तो 12 दिसंबर आपका एग्ज़ाम का डेट है। उस 12 दिसंबर से पहले आपके पास इतना समय होना चाहिए कि एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक को आप 2 बार पढ़ सकें। अगर आप क्वेश्चन बैंक को एटलीस्ट 2 बार कर देते हैं सो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भारत के भूगोल के प्रश्नों के। भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है वो भारत के विस्तृत यानी भारत के स्थिति से संबंधित है। तो भारत विस्तृत है, प्रश्न में आपसे एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, भारत विस्तृत है। तो भारत की स्थिति आपको बताना है, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा कि भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो क्या होता है कि ये जो है ना दो इंटरचेंज कर देता है, आपको उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश में खेला खेल देता है वो। तो आपको क्या करना है कि याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश में कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ये तीनों जो है ऑप्शन हमारा गलत होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका जो सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपका करेक्ट भारत की स्थिति है। सो जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और यह प्रश्न 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये तो मालूम है, स्टेटमेंट आपको दिया है कि जो एरिया है भारत का वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। परंतु इसकी अब ये बोल रहा है कि जो जनसंख्या है, क्षेत्रफल तो ठीक है 2.4% है, लेकिन जनसंख्या क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व का 17.5% है। चूंकि 17.5% है वो वर्तमान में है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था 39वीं बीपीएससी में। तो अगर हम 39वीं के हिसाब से देखें सो हमारा आंसर होना चाहिए था लगभग उस समय की, अगर हम स्थिति की बात करें तो 16.5% यानी 16.5% जनसंख्या थी। तो चूंकि ऑप्शन में हमारे ये होना चाहिए था ऑप्शन ए, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो इसको ऑप्शन बी लगाएंगे, यानी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, जो कि क्लोज टू 17.5% है। लेकिन अगर अब लेटेस्ट ट्रेंड की हम बात करें तो आपका आंसर ई हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि अगर आप ई वाला ऑप्शन देखिएगा, जब से आपका ई वाला ऑप्शन हुआ है तो ई वाला ऑप्शन में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर 17.5% जनसंख्या है सो यू कैन नॉट गो विद 17%, राइट। सो यू हैव टू गो विद द ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT में अंतर पाया जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन से लिया हुआ है, तो वहाँ और भारतीय मानक समय IST में जो समय का अंतर होता है वो बहुत सीधा सीधा है, वो 5.5 घंटा होता है। तो आपको याद रखना है, प्लस
हम लोग प्लस 5.5 घंटा। अब यहाँ देखिए 2 ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट हो गया। अब आपको कन्फ्यूजन होगा 5.5 घंटा आपने रटा तो 5.5 घंटा प्लस में है या माइनस में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग हमेशा आगे हैं तो आगे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी भारतीय प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, वहीं से आपको इलाहाबाद का नैनी है वहीं से प्रमाणिक समय लिया हुआ। और ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 5.5 घंटा का पूरा समय का डिफरेंशिएशन होता है जीएमटी से। तो हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटा आगे, और ये 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि हुंड्रू प्रपात निर्मित है। तो देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है वो यानी हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो रांची में स्थित है और रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर। अगर इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ देता है तो इसकी ऊंचाई है 320 फीट। ठीक है, क्या याद रखना है, 320 फीट हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची से 45 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो भारत का सर्वोच्च चोटी आपको मालूम होगा कि गॉडविन आइस्टीन है। तो इसमें से 2 जो है वो भारत में है। कौन कौन भारत में है, एक तो गॉडविन आइस्टीन और एक कंचनजंगा। तो कंचनजंगा और गॉडविन आइस्टीन भारत में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो गॉडविन आइस्टीन को K2 भी बोला जाता है, इन शॉर्ट K2 हम जानते हैं, K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितना है, 8,611 मीटर है आपको K2 की ऊंचाई, जो कि भारत की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है, यानी भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। और ये कहाँ पर है वर्तमान में, ये पीओके वाला एरिया में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन, स्नो लाइन एक होता है। तो कहता है कि हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन के बीच होती है, किसके बीच में होती है, एक हाइट होता है जिसके बीच में स्नो लाइन फॉर्म होता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज इन शॉर्ट बोलें तो स्नो लाइन जो होता है वो 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में होता है। बेसिकली जितने भी हिमालय हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर से ईस्ट तक चले जाइए तो अलग अलग एवरेज है। तो उस अलग अलग एवरेज को अगर आप लेते हैं तो 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक पूर्व में ये स्नो लाइन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में यानी स्नो लाइन बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है वो शिवालिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक, और यह प्रश्न जो है 43rd बीपीएससी में पूछा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में। तो जब एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो पहला पेज में ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया हुआ है, वहीं से प्रश्न सीधे सीधे उठा कर दे दिया है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो सेनोजोइक काल में हुआ था। आपने पढ़ा होगा सेनोजोइक काल, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, ये सब पढ़े होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो सेनोजोइक काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सेनोजोइक टाइम। और ये प्रश्न कहां से है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, फिर से अगेन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा कि किसका निर्माण किस काल में हुआ था। अगर एक बार आप नजर दौड़ा लेंगे तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगेन भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, तो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है हिमालय के पर्वत जो है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत के एग्जाम्पल है। तो ये जो है वो सेनोजोइक काल, सेनोजोइक महाकल्प यानी सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था इसका निर्माण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प, और ये 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखते हैं। देखिए ज्योग्राफी का भी एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। सबसे ज़्यादा अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो हिस्ट्री और बिहार स्पेशल अगर आप पढ़ लेते हैं सो यू आर एट ग्रेटर एडवांटेज। देयर आफ्टर यू हैव टू फोकस 3 सब्जेक्ट मोर, हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल, सेकेंड थिंग इज दैट साइंस, एंड थर्ड इज योर करंट अफेयर्स। इफ दीज 3 आर स्ट्रॉन्ग, अगर आपका ये 3 चीज़ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। स्पेशली करंट अफेयर्स एंड साइंस के क्वेश्चनों को गलती करके नहीं आना है। अगर आपको 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। सो अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस में तो आपके एटलीस्ट 26 to 28 क्वेश्चन आप सही करके आए, 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है आप एग्जाम की प्रेशर नहीं झेल पाते हैं और वहाँ गलती होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 से लेसर नहीं आनी चाहिए आपके कभी भी साइंस में। तो तैयारी कीजिए, साइंस के प्रोपोर्शन को तैयारी कीजिए। देखिए साइंस के लिए स्पेशल हमने
जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है उसको तो हम कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ में ही स्पीडी में जो साइंस का कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका भी काफ़ी रिलेवेंस है, तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। हम करवा रहे हैं, सेट के थ्रू करवा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस 10 मिनट का समय दीजिए और डेली 10 मिनट को एक रिवीजन प्रैक्टिस के रूप में, सेट प्रैक्टिस के रूप में उसको लीजिए। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार जो है वो क्या है? तो छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अग्र गंभीर है और एक 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा स्टेटमेंट लंबा है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन कौन से कथन है? पहला कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुआ था, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुआ था, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट। देखिए चीनी प्लेट वगैरह को कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है। जब प्लेट टेक्टोनिक आप पढ़िएगा तो ऐसा कोई चीनी प्लेट वगैरह का कुछ सिद्धांत नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी विल बी द रॉन्ग आंसर। सो आपका सही आंसर क्या होगा? यानी 4 जो है वो गलत है, तो 1 2 3 जिसमें होगा वही सही होगा। तो 1 2 3 4 किस में है? एक ए में देखिएगा आपको 1 2 3 4 है, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये 47th बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अगर हम बात करें तो मेघालय पठार में आप देखिएगा एक सीक्वेंस में है गारो, खासी, जयंतिया। तो जब मेघालय वाला सीरीज में देखिएगा तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों एक सीरीज में, यानी गारो, खासी, जयंतिया ये तो तीनों हो गया, यानी भूवन पहाड़िया नहीं है। आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये 64th बीपीएससी में पूछा हुआ, तो तीनों को याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों लाइन में है। चलिए नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का तटरेखा से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन को भी गलत कर बैठते हैं। तो भारत का जो तटरेखा है, अब देखिएगा आपसे पहला मैं ऑप्शन में पूछ रहा है 6200, फिर बोल रहा है 6100, फिर कह रहा है 5985। तो आपको तटरेखा मालूम होगा कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई अगर हम भूमि वाले बात करें तो 5422 किलोमीटर है, 5422.6 किलोमीटर है बेसिकली। और उसी तरीके से अगर हम भूमि से दूर वाले तट की बात करें तो 2094 किलोमीटर है, जो कि दैट करस्पॉन्ड्स टू 5000 और 2000, यानी आपको 7000 हो गया। 7000 यानी 7500, ठीक है, 7516 किलोमीटर है बेसिकली टोटल, जो कि विकल्प में कहीं नहीं है। यानी भारत के संपूर्ण तटरेखा की बात करता है तो 7500 है, और भारत के मुख्य भूमि की बात करेगा तो 5422 मीटर है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये प्रश्न को डूबियस आप रखिए स्टार मार्क करके, ठीक है, ये कहीं नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 5422.6 किलोमीटर मुख्य भाग की लंबाई है, मुख्य तट की लंबाई है, और वहीं 2094 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य भूमि से दूर वाले तट की लंबाई है, यानी टोटल 7516 किलोमीटर है, जो कि विकल्प में नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट ... कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सह्याद्री भी बोला जाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, यानी पासे से पूछ रहा है, बोल रहा है कि वह कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है उस दर्रे का नाम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके हाइट के हिसाब से। तो जोजिला की अगर हम बात करें तो जोजिला का जो हाइट है वो क्या है? जोजिला का जो हाइट है वो है 11,578 फीट। क्या है? 11,578 फीट। यहाँ लिख देता हूँ मैं 11,578 फीट जोजिला का है। नाथुला का क्या है आपका? नाथुला का ऊंचाई है 14,450 फीट। ठीक है, ये सारे जो यूनिट है वो फीट में है। रोहतांग की ऊंचाई की बात कीजिएगा तो रोहतांग का है 13,044 फीट, और खैबर जो है उसका बहुत कम है, उसका है 3,510 फीट। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो आपका आंसर नाथुला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वह है नाथुला, बिकॉज ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ है वो नाथुला होना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरा भारत की बात करेंगे तो वो होगा यांगजी दीवान। ठीक है, यांगजी दीवान
यांगजी दीवान की अगर आप बात कीजिएगा तो लगभग वो 16,000 फीट के आसपास हो जाएगा। 16,000 नहीं, 17,000 फीट के आसपास लगभग वो जिस ऊंचाई है उसका यांगजी दीवान का, यानी अगर मीटर में हम बात करें तो 5,890 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ठीक है, तो यांगजी दीवान जो है दर्रा सबसे मतलब ऊपर में स्थित है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन अगर ऑप्शन को वाइज जाइएगा तो नाथुला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? ये दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। तो आपको लक्षद्वीप मालूम है कि टापू कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप। इस तरह से आप बनाएंगे भारत का मैप। तो ठीक है, अगला प्रश्न है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो फिर से एक बार लक्षद्वीप से प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो क्या प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण, यानी उसकी उत्पत्ति के बारे में बोल रहा है। तो आपको मालूम है कि लक्षद्वीप जो है वो अटॉल से बना हुआ है, यानी प्रवाल उत्पत्ति का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? फिर से अगेन क्वेश्चन लक्षद्वीप से। तो लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या की अगर बात करता है तो वो 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह किसका अंग है? तो विदर्भ किसका अंग है? आपको मालूम है विदर्भ जो है बार बार न्यूज में रहता है और ये महाराष्ट्र का अंग है। तो ये 45वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये जो प्रश्न है ये बार बार चेंज होते रहता है। वनों का अगर बात करता है तो अभी यहाँ पर क्या है कि जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना है। तो अगर आप निम्नलिखित में से वो देखिएगा तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। राज्य में किस राज्य में पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को पूछ रहा है कि इस तरह से जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो कहाँ पर आके मिलता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर आकर। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी दोनों का मिलन बिंदु है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। और ये 60वीं से 62वीं जो बीपीएससी हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियाँ हैं वो है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। क्या है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये लेटेस्ट 65वीं बीपीएससी में पूछा था 2019 वाला में। क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य। तो आपको मालूम होगा, अगर एक चीज़ तो आपको मालूम है कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ये अगर मालूम चला गया तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सही है। देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और ये आपका आंसर सही है। तो यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ योर स्टेट एज पर एरिया वाइज। और ये 2 बार क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अब ये जब प्रश्न पूछा गया था तो ये बिहार के रिस्पेक्ट में पूछा गया था। किसके रिस्पेक्ट में? बिहार के रिस्पेक्ट में। और ये आंसर इसका बिहार ही होगा। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार से भारत में जनसंख्या के अनुसार से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य जो है वो बिहार था। लेकिन वर्तमान में अगर देखिएगा तो ये 13वां हो गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां हो गया था। लेकिन फिर से अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो अब फिर से 12वां हो गया है। यानी आपका आंसर फिर से स्टैंड स्टिल रहेगा 13वां। अब ये 12वां, ठीक है, क्या रहेगा? 12वां। यानी जो बिहार का पोजीशन है फिर से 12वां पर आ गया है। तो याद रखिएगा इसका 12वां आंसर होगा। जब आंध्रा और तेलंगाना अलग हुए थे तब उस समय फिर इसकी स्थिति चेंज हो गई थी। अभी फिर से जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो फिर से ये 12वां हो गया है। देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविडियन जनजाति भारत में दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। चलिए थोड़ा सा हम स्पीड अपना बढ़ाते हैं। दक्षिण भारत में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो आपको बताना है कि वो कौन से राज्य हैं जहाँ जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है? देखिए भील जाति के बारे में पूछा जा रहा है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे एरिया में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, भील जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो ऑप्शन ई में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सम्मिलित सही नहीं है? यानी ये आपको बताना है कि ये जो जनजाति है वो कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि टोडा जनजाति सम्मिलित इसमें नहीं है, बिकॉज टोडा देखिए गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, कोटा तमिलनाडु में, भील गुजरात में भी है। टोडा जो है वो तमिलनाडु में है, जो कि केरल ऑप्शन है तो गलत है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर होगा डी, टोडा तमिलनाडु में है, केरल में नहीं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलता है एक दूसरे से और तब ये गंगा बनता है, तो ये कहाँ बनता है? तो ये देवप्रयाग में बनता है। सो अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में बनता है और ये इसके बाद गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी, ठीक है, यरलुंग जंगबो नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी। यरलुंग जंगबो नदी, याद रखिएगा इसका नाम, यरलुंग जंगबो नदी। अगला प्रश्न है 31, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। और ये 60वीं से 62वीं में पूछा गया था। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ब्रह्मपुत्रा गिरता है, गोदावरी गिरता है, महानदी भी गिरता है, कृष्णा भी गिरता है, कावेरी भी गिरता है। लेकिन लूनी, नर्मदा और ताप्ती बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है, ये इस तरफ अरेबियन सी में गिरता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले ये सारी नदियां हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? तो उपनदी के बारे में पूछ रहा है, गंगा नदी घाटी का उपनदी। तो शंख उपनदी नहीं है, उत्तरी कोयल नहीं है, दक्षिणी कोयल नहीं है, बराकर भी नहीं है, यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये सारे के सारे गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर सी, उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे ड्राई देखिएगा, कौन सा स्थान है सबसे ड्राई? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे ड्राई। तो सबसे लेह जो है भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र एरिया वाला है प्लेस। तो लेह आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो जलवायु में अक्षांश तो एक ही है, ठीक है, तो अक्षांश एक ही है, बट उसके हाइट की डिफरेंस आता है। क्या आता है? हाइट का डिफरेंस आता है, जिसके कारण उसकी जलवायु में भिन्नता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उसकी ऊंचाई में भिन्नता है। चूँकि समुद्र से दूरी, अमृतसर में प्रदूषण और शिमला में बर्फबारी, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, यानी उसकी ऊंचाई में भिन्नता है। थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो भारत की जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, दोमटी अर्थात लोम मिट्टी में
मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सॉइल से प्रश्न है कि दो मिट्टी में यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें बालू, चिकना और 500 तीनों मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सभी प्रकार के कण मिलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो देखिए, पौधे को जो सबसे अधिक पानी मिलेगा वो चिकनी मिट्टी में मिलेगा। किस में मिलेगा? चिकनी मिट्टी में मिलेगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी में क्यों मिलेगा? चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से ही मिलती है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। चलिए, यानी चिकनी मिट्टी में जो पानी का वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसी से बिहार के सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ठीक है, तो निम्नलिखित नहर बताना है जिससे बिहार में सिंचाई होता है। तो आपको मालूम है कि त्रिवेणी नहर बिहार में है और ये त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होता है। किससे होता है? त्रिवेणी नहर के बिहार में सिंचाई होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। 41 देखते हैं, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटकों को चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म। देखिए, ये जो प्रश्न आया था आंसर, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था लोगों को कि क्या आंसर सही होना चाहिए। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो चारों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे घटक हैं किसके? हरित क्रांति के। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता क्या है? ठीक है, तो ये जो कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग, तो ये सारे के सारे जो हैं कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अब देखिए यहाँ ऑप्शन ई होगा, बिकॉज ये वाला तो नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं है, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला पार्ट पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक भी है यहाँ पर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं अगर ऑप्शन में है तब भी ऑप्शन ही, और उपयुक्त में से एक से अधिक है तब भी ऑप्शन ही। तो आपको ध्यान रखना है, चूंकि ऑप्शन चारों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो सारे हैं, और ये 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। अगला है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति जो है वो 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया था। तो सभी क्रांतियों को शामिल किया गया था, यानी मतलब नीली, हरी, श्वेत, ऐसे भी इंद्रधनुष में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो सारे क्रांतियों को सम्मिलित किया गया था। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी से। अगला है काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध जो है वो कच्चा तेल उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। मत्स्य क्रांति, मत्स्य उत्पादन का अगर हम बात करें तो नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और तेल आपको मालूम ही है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य की अगर पूछ रहा है तो उस समय जब क्वेश्चन ये पूछा गया था तो उस समय जो सबसे ज़्यादा गेहूं होता था वो पंजाब में होता था। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये था उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। और वर्तमान आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अभी जो है वो पंजाब वाला जो है वो हट गया है, अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इस प्रश्न का अभी भी जो स्टैंड स्टिल आंसर आपका होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उस समय भी उत्तर प्रदेश था, यूपी, पंजाब सेकंड नंबर पर था, वो हट गया, अब मध्य प्रदेश आ गया है, पंजाब थर्ड पर चला गया है। सो ये सबसे अधिक पूछ रहा है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 46 कह रहा है सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? अब सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो अभी जस्ट आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो ये गन्ना सबसे अधिक पैदा कहाँ पर होता है? सबसे अधिक जो गन्ना पैदा होगा वो अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश देखिए ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाइएगा तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिहार और उत्तर प्रदेश।
48 कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्योंकि गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है अभी वर्तमान में, तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है व्यापक रूप से, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब वर्तमान में देखिए ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तो वो राज्य ही था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन नहीं है। तो नकदी फसल कौन नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो जूट, मूंगफली, गन्ना नकदी फसल है, ज्वार नकदी फसल नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वार नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न हैं। तो लौह अयस्क संपन्न है उड़ीसा और एमपी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला किसका खनन होता है। बैलाडीला में किसका खनन होता है, आपको बताना है कि बैलाडीला जो है वो किसका खनन होता है। तो ये होता है हेमाटाइट का। किसका, हेमाटाइट का। और ये बैलाडीला खान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमाटाइट। ठीक है, तो बैलाडीला खान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर हेमाटाइट का सर्वाधिक खनन होता है। क्वेश्चन 53 नंबर है, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। तो झारखंड में कोयले की खानें आपको मालूम होगा कि झरिया है ना, कोयला यानी झरिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो अभी जस्ट आपने देखा कि झारखंड में झरिया में क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा देखिएगा, अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिएगा। तो समस्या क्या है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, बिल्कुल सही समस्या है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी सही है। कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। और कार्य संचालन कीमतें, तो यानी सारे चीज़ सही है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सारे सही हैं, यानी कोयला उद्योग में ये सारी बाधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार अगर बात करेगा तो वो डिगबोई असम में है। कहाँ है, डिगबोई असम में। ऑयल रिफाइनरी, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है, और ब्रह्मपुत्रा घाटी का यह तेल भंडार है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा घाटी देश की सबसे पुरानी तेल भंडार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम तेल और ऊर्जा संकट कब हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम तेल और ऊर्जा संकट जो है 1970 से लेकर के 1980 के दौरान में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो 1994 में जो ऊर्जा की खपत था वो लगभग 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, यानी ऑप्शन को अगर हम गौर से देखेंगे तो सी हमारा नज़दीकी होगा, 243 किलोग्राम तेल के बराबर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर एज पर जो क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक के सौर ऊर्जा का उत्पादन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट हमने पूछा था 58 में कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वर्ष 1994 में, तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय का ये ऊर्जा खपत आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है। तो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक वाला राज्य है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिएगा। तो निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो देखिए, इसमें इस तरह के प्रश्नों में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसमें सारे के सारे सही है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भारत में राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय रुग्णता का ये सारे कारण हैं। ठीक है, क्या है, ये सारे के सारे जो कारण वो सत्य है।
अगला है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। तो टिस्को कहाँ स्थित है, टिस्को है टाटा नगर के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा टाटा नगर। और टिस्को का स्थापना कब हुआ था, 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको मालूम है कि बिहार में डालमिया नगर मतलब सीमेंट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो ये तांबा उद्योग खेतड़ी में स्थापित है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। अभी जस्ट आपने बनाया कि राजस्थान का खेतड़ी जो है वो तांबा के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो ये आपको मालूम है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना था, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और जिसकी शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के तहत किया गया था। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो कि ऑप्शन सी इसमें थोड़ा सा कट गया है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, याद रखिएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2001 में, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत 2001 में हुआ था, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के सड़कों को जोड़ना था। और इसी इंडिया साइनिंग के अंतर्गत जो है वो क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में हार गए थे। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, यानी नेशनल हाईवे से होता है। अगला है निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल किसको पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। और ये 66वीं यानी लेटेस्ट जो बीपीएससी हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पूर्वी पीर पंजाल। अब देखिए 67th बीपीएससी पीटी सीरीज के लिए स्पेशल बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। तो लेक्चर तीन लेक्चर कवर कर दिया गया है। 67th बीपीएससी को अगर आप सीरियसली ले रहे हैं, अगर आपको स्कोर करना है 115 प्लस, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें। एकदम बेसिक से आपको इस लेक्चर में बताया जा रहा है, खास करके वैसे विद्यार्थी जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं बट पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो एकदम बेसिक से आपको वही चीज़ को डाला जा रहा है जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो कंसेप्ट जो आपको जानना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन करने के बजाय मैंने कंसेप्ट पर फोकस किया है, सो दैट आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो वहाँ क्वेश्चन आप देखेंगे कि पहला लेक्चर में हमने पलासी से स्टार्ट किया था और उसके बाद जो सीक्वेंस है वो बना हुआ है। सो हमने 2 टॉपिक को एक साथ कवर कर रहे हैं। क्या क्या, एक तो अभी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स चल रहा है दोनों में, फिर उसमें बीच बीच में आपको टॉपिक चेंज भी किया जाएगा। तो इस तरीके से लेक्चर आपको कन्फिगर किया गया है कि आपके सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए और आपको ये टारगेट दिया जाए कि आप 115 प्लस स्कोर कर पाएँ। 150 नंबर का 150 जो क्वेश्चन होता है, तो 150 क्वेश्चन में आप 115 लेके आएँ ताकि आपका जो सीट है वो सिक्योर हो सके। फिर से कंपटीशन टफ होने वाली है। 67th बीपीएससी में कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ होने वाली है, क्योंकि 50,000 का जो डिक्लेरेशन है कि एवरी विमेन कैंडिडेट विल गेट 50,000, यानी गर्ल्स कैंडिडेट जो है उसको 50,000 रुपीज़ अगर वो पीटी क्वालिफाई करता है तो मिल जाएगा। तो इसीलिए कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन कीजिए, घर बैठे आप बीपीएससी निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट है 12 दिसंबर, तो फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए वीडियो को लाइक करिएगा तभी आपको मैं अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल करवा पाऊँगा, बिकॉज आप लाइक करेंगे तभी हम मोटिवेट होंगे, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपको अच्छे वीडियो भी प्रोवाइड कर पाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो अधिकतम दूरी तय करने वाली राजधानी कौन सा है, तो वो है 12431 यानी त्रिवेंद्रम सेंट्रल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अब देखिए लास्ट वाला जो है वो ट्रेन वाला, वो उस समय जब प्रश्न पूछा है उसी समय का है। वर्तमान में अगर पूछेगा आपसे तो क्या बताइएगा? वर्तमान में आपको जो पूछना है वो गतिमान एक्सप्रेस है, ठीक है, सबसे तीव्र गति से चलने वाला। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया था। तो द्रुत यानी स्पीड पोस्ट, द्रुत डाक सेवा क्या होता है? स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो दूरभाष का जो प्रादुर्भाव, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा का, तो भारत में 1850 में ही शुरू हो गया था, ठीक है, 1850 में ही टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हो गया था, जो कि कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो डायमंड हार्बर के बीच में हुआ था, लेकिन टेलीफोन सेवा की अगर हम औपचारिक स्थापना की बात करें तो वह 1882 में हुआ था। तो 1882 कहीं ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा। टेलीफोन सेवा की शुरुआत औपचारिक रूप से 1882 में हुई, तो इसीलिए यह क्वेश्चन जो है वो डॉट में रखा गया है, ठीक है। तो स्टार मार्क करके इसको रख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। अगर उस हिसाब से देखिएगा तो 1851 आपको लगेगा, क्योंकि सर्वप्रथम 1850 में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत, लेकिन टेलीफोन सेवा पूछ रहा है, दूरभाष तो औपचारिक रूप से वो 1852 में हुआ था। अगर क्वेश्चन को टेलीग्राफ सेवा के लिए तो 1850 होगा, जो कि 1851 यानी ऑप्शन सी के नज़दीक पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, पाट अंचल, ठीक है, पाट रीजन अवस्थित है। तो पाट रीजन कहाँ अवस्थित है? ये झारखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पाट रीजन इज सिचुएटेड इन झारखंड। चलिए नेक्स्ट, और ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। झुमरी तिलैया यानी रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तिलैया बहुत फेमस था, तो झारखंड में स्थित है, और यह जो है 47th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम पूछ रहा है, आरोही और अवरोही, ठीक है। तो अब देखिएगा, ए है आंध्र प्रदेश, बी है बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? यानी अवरोही क्रम में हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे बड़ा वाला, और लास्ट में सबसे छोटा वाला लिखना है। तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और उसके बाद बिहार हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन इसमें जो दिया था वो क्या था? कच्छ का आया था। बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, 66 बीपीएससी ने जो आंसर जारी किया था उसमें कच्छ को दिया था, लेकिन फिर से जब एक बार रिवाइज किया गया बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उसको ए यानी लेह का क्षेत्रफल को ही माना है। तो इस प्रश्न का जो बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के जो द्वारा जो आंसर दिया है उसमें लेह माना गया था। शुरू में कच्छ को माना था, लेकिन बाद में रिवाइज वाला में फिर से लेह को माना है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लेह। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये बॉर्डर से स्टेट है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसके कितने बॉर्डर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें टोटल 7 है। कितना है? 7 है। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सारे के सारे असम से टच करते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7। अगला है, गद्दी लोक निवासी किसका है? तो गद्दी आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, बोडो निवासी है, तो बोडो किसका है? बोडो निवासी जो है वो गारो पहाड़ी का है, तो गारो खासी जयंतिया, ठीक है, तो बोडो निवासी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डॉट है। डॉट इसलिए क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से देखिएगा तो गारो जनजाति जो है मेघालय, असम और मिजोरम, ठीक है, मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाया गया है। तो 2011 की जनजाति के हिसाब से ये 3 होगा, जो कि आंसर को
इनकम्प्लीट बनाता है, यानी वर्तमान में आप अगर देखिएगा तो ये मेघालय में ही सिर्फ नहीं है बल्कि असम और मिजोरम में भी है। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से मेघालय, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य से ये 3 यानी ऑप्शन ई होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो गंगा की जो जलोढ़ जो गहराई है वो है 6000 मीटर तक होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6000 मीटर तक। अगला है, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन है? गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो देखिए, गंगा नदी के सबसे जो किनारे सबसे बड़ा नदी है वो कानपुर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कानपुर। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह है। तो देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों का उद्गम स्रोत है। किसका है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों का है, यानी उपयुक्त में से सभी ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी आपको मालूम है कि ब्रह्मपुत्र का उपनदी है, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी फॉल्ट थ्रू से होकर जाती है? तो फॉल्ट थ्रू से होकर जाने वाला नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा के मध्य फॉल्ट से होकर जाती है, यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। और ये किसके बीच से होकर जाता है? नर्मदा बिंदिया और सतपुड़ा से होकर जाता है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर सेकंड पार्ट इसका मैं जल्द लेकर आऊँगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट के साथ।